देखो, आज का तारीख हमारा कितना अगस्त था? 4 अगस्त है ना? 4 अगस्त, ठीक है। तो 4 अगस्त यानी 2025 है। इसमें हमारा चैप्टर का नाम क्या है? हमारा मूल्यांकन। क्या चल रहा है हमारा? मूल्यांकन। कुर्सी लेकर आ जाओ इधर स्वाति। तो मूल्यांकन में बहुत सारा चीज पढ़ना है, याद रखना। यह चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में भी है। तुम लोग लेट से आई, अब इधर लाओ कुर्सी और इधर आओ। रिकॉर्डिंग भी चालू है। एक ठो कुर्सी इधर आ जाओ और एक ठो कुर्सी इधर रख लो। बाकी तुम इधर आ जाना फिर। कुर्सी अंदर नहीं, उधर से लाना होगा तुमको। दिख रहा है ना? तो इसमें मूल्यांकन यानी कि हमारा क्या, एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन हमारा सीडीपी में भी है, और सब्जेक्ट का पेडागोजी यानी जिसका बीएड में मैथ्स और साइंस है उसमें होगा, देखना। और जिसका सोशल साइंस है या ईवीएस उसमें भी है। तो ये मूल्यांकन जो मूल्यांकन जो करोगे वो दोनों में काम आएगा। तो इसी वजह से हम लोग को इसको क्या करना होगा, पूरा डीप और पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो मूल्यांकन में इवोल्यूशन में आएगा तुम्हारा सीसीई। और सीसीई में दो गो आएगा तुम्हारा, एक है फॉर्मेटिव और एक है समेटिव। तो फॉर्मेटिव वाला हम लोग बताए हैं। फॉर्मेटिव वाला बताए हैं, तो आज हम तुमको बताएंगे असेसमेंट ऑफ, असेसमेंट फॉर और असेसमेंट एज। तीनों का डिटेल में बताएंगे। और अगर जल्दी हो जाएगा तो क्वेश्चन भी कर लेंगे। तीनों से आता है एग्जाम में, ये सब सिलेबस के अंदर है, याद रखना। इतना खुल के थोड़ी लिखेगा सिलेबस में कि आप लोग ये भी करिए वो भी करिए, वो खाली मूल्यांकन लिख देगा। हाँ, अब उसी के अंदर जितना पार्ट करना पड़ेगा। तो देखो, असेसमेंट एज असेस, एक है हमारा असेसमेंट फॉर। ये वाला एफ का मतलब क्या हो गया? फॉर। ओ का मतलब क्या हो गया? ऑफ। और ये वाला ए का मतलब क्या हो गया? एज। ठीक है, तीनों चीज है। तो फोर का मतलब क्या होगा? के लिए। के लिए। और ये हम लोग का, और सीखने का आकलन। और असेसमेंट एज का मतलब है सेल्फ असेसमेंट ही होगा ये। क्या होगा? सेल्फ असेसमेंट। जैसे कि मान लो हम लोग अपने बच्चे के लिए खिलौना लाते हैं, तो किसके लिए लाए हैं? बच्चे के लिए ना लाए हैं। तो खिलौना उसके लिए हो गया, तो उससे क्या होगा? उसका मनोरंजन होगा। तो खिलौना रूपी प्रश्न जब हम अपने बच्चे का ज्ञान बढ़ाने के लिए पूछेंगे, तो वैसा वाला प्रश्न के जरिए जो आकलन, जो ज्ञान बढ़ाता है, वह क्या कहलाएगा? फॉर कहलाएगा। के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए। किसके लिए? ज्ञान को, ज्ञान बढ़ाने के लिए। और ये वाला हमेशा सबसे कब होगा? लास्ट में होगा। लास्ट में होता है। जैसे कि तुम लोग सीबीएसई का एग्जाम दी हो, सीबीएसई का, तो लास्ट में तुमको 10वीं वाला एग्जाम दिए, तो लास्ट में हमको क्या नहीं मिलता है? रिजल्ट। रिजल्ट मिलता है ना। बहुत सारा चीज है, एक एक करके हम लोग को समझते हैं। सबसे पहले कोर आइडिया क्या है? तो कोर आइडिया असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब है कि हमको सीखने के दरम्यान में सुधार करना है और सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। इसमें हमारा ज्ञान का रचना होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फॉर्म। फॉर्म का मतलब हो गया फॉर्मेटिव, यानी कि रचनात्मक आकलन। तो ये कुछ चीज है, यह बताएगा कि छात्र अभी कहाँ है और अगला स्तर तक हमको क्या करना चाहिए। इसका मतलब समझो, अभी कहाँ है का मतलब है कि मान लो हमको पार्वती को पहुंचाना है क्या, क्लास 10वीं में। किस क्लास में? 10वीं में। हम उसका फॉर्मेटिव वाला असेसमेंट ले रहे हैं, तो मालूम चल रहा कि अभी पार्वती का जो स्तर है वह किस क्लास का है? 6वीं के लायक का है। यानी कि बीच में गैप हो गया किसका? 7वीं, 8वीं और 9वीं का। तो हमको क्या करना चाहिए? तो जल्दी से 7वीं, 8वीं और 9वीं का बेस हमको जल्दी जल्दी क्लियर कर देना चाहिए, ताकि वह कहाँ पहुंच जाए? 10वीं में पहुंच जाए। यही चीज हमारा क्या होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग में होता है। हंसी नहीं आई ना? असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो पर्पस क्या है भाई? कि छात्रों के वर्तमान समझ और कौशल का स्तर का, देखो वर्तमान समझ का मतलब हम क्या बताए थे कि वह 10वीं में है, लेकिन वर्तमान स्तर क्या है? 6वीं का।
तो यही वाला ना पता चल गया हमको कि किस कौशल का है। और शिक्षक को यह जानकारी मिल जाता है कि अभी मेरा बच्चा कहाँ है, यानी छठवीं में है, क्या कदम उठाना चाहिए। तो सातवीं आठवीं नौवीं का जल्दी से उसको क्लियर करो। तुरंत फीडबैक देना है, तुरंत फीडबैक देंगे तब ना बच्चा जल्दी से समझेगा। तो आप सोचो कि तुम्हारा जे टेट का जो एग्जाम हो रहा है वह लगभग 10 साल के बाद हो रहा है, तो वह जब फीडबैक देगा तो फीडबैक कितना साल के बाद देगा, 10 साल के बाद देगा। तो तुमको 10 साल बाद अगर जेटेट फेल कर देगा तो ये वाला फीडबैक 10 साल के बाद मिला तो तेरा 10 साल का समय ना बर्बाद हो गया। मान लो अगला ही महीना जेटेट सपना में आया, बोले बाबू तुम ना फेल करोगे, ये मेरा फीडबैक है, तो तुम लोग क्या करोगे, जल्दी जल्दी पढ़ना चालू करेगी। तो जल्दी फीडबैक मिलने से जल्दी पढ़ेंगे। और 10 साल बाद देगा फिर फीडबैक तो क्या होगा। मतलब तुम्हारा बच्चा स्कूल में नर्सरी में डाली हो और ना 10 साल तक एग्जाम ही नहीं लिया, सीधा 10वीं का एग्जाम में बच्चा का मार्कशीट दे दे कि मैडम लीजिए आपकी बच्चा तो अंडा 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 लाई है, तो पेरेंट्स सर पकड़ लेगा ना कि दूसरी तीसरी चौथी में आप क्या किए, क्यों नहीं हमको बताया। तो किस में फीडबैक तुरंत देते हैं, असेसमेंट फॉर के असेसमेंट ऑफ में, असेसमेंट फॉर में लर्निंग देते हैं। और टीचर को सुविधा होता है क्या कि उसका जो टीचिंग मेथड है वह बच्चे में प्रभाव छोड़ रहा है कि नहीं, अगर नहीं छोड़ रहा तो टीचिंग मेथड को क्या करे, बदल डालेंगे। ठीक है, ये हैंग तो नहीं ना करेगा। अच्छा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका टाइमिंग, यानी कि हम प्रश्न कब पूछेंगे। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में जब भी प्रश्न पूछेंगे वह ऑन गोइंग, यानी कि ड्यूरिंग द लर्निंग साइकिल, इसमें याद रखना ऑन गोइंग प्रोसेस, ऑन गोइंग प्रोसेस। यानी जब भी हमारा चैप्टर चल रहा है उसी दरम्यान में हम लोग क्या करेंगे, उससे सवाल पूछते जाएंगे, पाठ के बीच में पूछेंगे, पाठ के अंत में एकदम तुरंत पूछ लेंगे। ऐसा नहीं कि आज खत्म हुआ और कल पूछेंगे, वो नहीं। पाठ के लास्ट में अगर यदि कल पूछोगी आज खत्म करके, तो लास्ट वाला सवाल हमारा किसमें चला जाएगा, असेसमेंट ऑफ में। तो जब तुरंत खत्म हो तुरंत पूछो, वो वाला असेसमेंट फॉर में चला जाएगा ये। या यूनिट के दरमियान में, यानी एक चैप्टर चला रहे हैं, बाबा पैराग्राफ से पूछ रहे क्वेश्चन। इसका नेचर कैसा होता है, नेचर का मतलब समझो, कुत्ता का नेचर क्या होता है, गाना गाना की भौंकना, भौंकना। उसी तरह से असेसमेंट फॉर लर्निंग का नेचर होगा कि इसका प्रवृत्ति क्या है, वह तुम्हारा डायग्नोस्टिक करेगा, यानी डॉक्टर के जैसा है, सुई लगाएगा और बीमारी को ठीक कर देगा। यह समस्या को पहचानेगा और मजबूती की पहचान करेगा, तुम कहाँ कमजोर और कहाँ मजबूत हो। दूसरा क्या, इंफॉर्मेटिव होता है। इंफॉर्मेटिव मतलब जो टीचर है वो टीचर को यह ना आइडिया दे देगा कि अच्छा मेरा बच्चा कहाँ पे गड़बड़ है। वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन दे देगा कि अभी इसका लेवल क्या है, छठवीं का है, आपको सातवीं आठवीं और नौवीं का स्तर इसको क्या करना है, समझाना है। यह सपोर्टिव है, यानी कि इसके द्वारा पूछा गया प्रश्न बच्चे में क्या करेगा, सुधार का अवसर पैदा करेगा। और यह फ्लेक्सिबल है, तुम 10वीं का स्टूडेंट हो और तुमको समझ में नहीं आ रहा तो टीचर छठवीं वाला भी क्या करेगा, दशमलव वाला समझा देगा तुमको कि दशमलव का जोड़ और घटाव ऐसा होता है। तो ये क्या हुआ, फ्लेक्सिबल ना हो गया। फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा तो बोलेगा नहीं हम तुमको छठवीं का नहीं बताएंगे, तुम 10वीं में चले गए हो। अब इसका क्या क्या तरीका है असेसमेंट फॉर लर्निंग का। तो याद रखना, पहला में क्या होगा कि बार बार कक्षा में क्या है, प्रश्न पूछेगा और उसका स्तर हार्ड होगा और सरल होगा। चर्चा करवाएगा और बहस करवाएगा, क्विज करवाएगा, छोटा टेस्ट लेगा। ऑब्जर्वेशन करेगा, कौन करेगा ऑब्जर्वेशन, टीचर को ऑब्जर्वेशन करेगा। तो ऑब्जर्वेशन दो तरीका होगा, सेल्फ और पीयर। पीयर असेसमेंट दोस्त लोग करेगा और सेल्फ यानी बच्चा खुद से करेगा। जैसे मेरे यहाँ पढ़ने के पहले सेल्फ असेसमेंट करती होगे तुम लोग, सोचती होगी मन ही मन, हमको बताओ चाहे नहीं बताओ, इस बार तो शायद पास कर जाएंगे, और कुछ सोचती होगी कि इस बार तो पास नहीं करेंगे लेकिन फिर भी कोचिंग जा रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं, हर एक दिन असेसमेंट होता है। फिर माइंड मैप बन जाएगा, कॉन्सेप्ट मैप बनेगा, 1 मिनट का पेपर वाला होगा, पता है कि नहीं 1 मिनट का पेपर क्या होता है। 1 मिनट का पेपर का मतलब तुमको एक पैराग्राफ इस तरह से पढ़ा दिए और तुरंत एक सवाल पूछेंगे और बोलेंगे ये लो पर्ची, इस पर्ची में इसका क्या करो, जवाब लिखो। और बोलेंगे तुम्हारा इसमें नाम जो है वह नहीं होना चाहिए। तो इससे शर्मीला बच्चा जिसको जवाब नहीं मालूम है वह भी जवाब लिख देगा। यह सोचे कि मेरे गुरुजी को तो मेरा नाम ही मालूम नहीं चलेगा, मुस्कुराते मुस्कुराते लिखेगा। और अगर भी नाम लिखवा देंगे तो कोई भी बच्चा 1 मिनट का पर्ची में लिखेगा क्या, वह नहीं लिखेगा। वह सोचेगा मेरा नाम जान जाएगा वो लड़का लोग तो हमारा मजाक उड़ाएगा।
जैसे कि शनिवार का टेस्ट में जिस लड़की का तैयारी नहीं होता है वह देती है टेस्ट नहीं देती है, देखो उसका नाम क्या होगा, उजागर होगा। अब देखो असेसमेंट फॉर लर्निंग में फीडबैक का क्या भूमिका है, तो फीडबैक का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह तुरंत ना फीडबैक देता है। जरा सा मिस्टेक होगा तुरंत दिखा देगा तुमको कि यहाँ पे तुम मिस्टेक कर रही है। इससे तुमको अपने में सुधार करने में सुविधा होगा। छात्र की भूमिका कैसी रहेगी, तो छात्र कैसा रहेगा, सक्रिय रहेगा। और शिक्षक की भूमिका क्या रहेगा, तो रट लो, वह फैसिलिटेटर रहेगा और कोच रहेगा। और वह फीडबैक भी दिया करेगा। और छात्र को, अब छात्र को जो जरूरत है वैसा ही अनुरूप में वह शिक्षण का विधि रखेगा, मेथड रखेगा। रिजल्ट जो फीडबैक वाला जो रिजल्ट आता है उसको किस में इस्तेमाल करता है, शिक्षण में सुधार लाने के लिए। ना कि कोई रिपोर्ट या मार्कशीट डालने के लिए। क्लियर होता जा रहा है सबका? ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहे हैं? अरे लिंक तो भेजना ही भूल गए हम। इसका लिंक जो है, व्हाट्सएप खोले भी हैं कि नहीं है? तो अमीषा का नाम, देखिए मेरा मोबाइल यहाँ नहीं है। अच्छा वहाँ है। अमीषा का नंबर बोलो तो क्या है? याद नहीं है? अच्छा, याद नहीं है तो तुमको अपना नंबर याद है परमिला? ग्रुप से जरा सा निकालो तो। अच्छा इसमें हो वाला तो है ना, मैथ वाला तुम लोग का है कि नहीं? मैथ्स का ग्रुप है कि नहीं इसमें, मैथ्स का, चलो इसमें भेज दे रहा था। चंपा तो इसमें होगी नहीं। तो हो गया, मैथ्स ग्रुप में तो डाल दिए हैं। जिसमें जो है कोई और तो नहीं ना लड़की है, सब मैथ वाली है ना इसमें। ठीक है। इसका कहाँ जाएगा, इसमें इसमें आकर के। और आप देखो यहाँ, सीखने के लिए आकलन वाला हम लोग कर रहे हैं ना। उदाहरण समझना। जैसे गणित की कक्षा में शिक्षक छात्रों को बोर्ड पर एक समस्या के हल करने के लिए बुला दिया। तो बच्चा मैथ बना रहा है लेकिन अचानक मालूम चला बच्चा रुक गया, क्यों? क्योंकि वहां अचानक से दशमलव का जोड़ और घटाव आ गया है। तुम लोग साथ भी ऐसा होता है ना? तो टीचर क्या करेगा, तुरंत उठेगा और उस बच्चा को जाके दशमलव का जोड़ और घटाव क्या करेगा, समझा देगा। और कुछ कुछ सवाल का अभ्यास कराएगा। नतीजा क्या होगा कि बच्चा जो है सो इसी दरमियान दशमलव का जोड़ना घटाना भी सीख गया। फायदा ना हो गया उसको। जैसे कि हिंदी का निबंध लेखन अगर मिलता है, तो हिंदी का निबंध तुम लिख तो दी है, और टीचर तुरंत लिख देगा यहाँ व्याकरण का गलती है, यहाँ प्रवाह पर गलती है, इसको सुधार लो, तो तुम्हारा व्याकरण सुधर जाता है। और वही वाला एक साल बाद तुमको टिप्पणी लिख के दे, तो कोई फायदा होगा? नहीं फायदा होगा। फीडबैक का पता चल गया। अब इससे रिलेटेड हम लोग कितना क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन में ये क्या नाम है इसका तुम्हारा, वैसे चंपा का नंबर निकलेगा क्या, देखो तो। अमीषा आवाज आ रहा है? जी सर। ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बताओ। सीखने के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, कहाँ ध्यान, स्वाति इधर देखो। बी वाला। यह शिक्षण अधिगम सर बी। प्रक्रिया में सुधार करता है और छात्रों को उनकी प्रगति के बारे में तत्काल प्रतिपुष्टि देता है। नहीं पता चल रहा है? चंपा का नंबर नहीं पता चल रहा है।
अच्छा ठीक है, ये तो बी है। अच्छा कोई बात नहीं, उसको रिकॉर्डेड वाला ही भेजेंगे। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, छात्रों को उनकी प्रगति के बारे में तत्काल प्रतिपुष्टि देना। निम्नलिखित में से कौन सी विधि असेसमेंट फॉर लर्निंग का उदाहरण नहीं है? देखो, छात्रों को गति सूचक कार्ड दिखाकर अपनी समझ का संकेत देने कहना, यानी कि ये वाला उदाहरण है। ये वाला तो हाँ में होगा। अर्धवार्षिक वाला तो ये वाला तो ना होगा, क्योंकि यह किस में चला जाता है, यह नहीं होगा फिर। असेसमेंट। हाँ, ऑफ में जाएगा, ये किस में जाएगा, समेटिव में जाएगा। तो यही वाला, क्योंकि 1 मिनट वाला तो हमारा क्या है, हाँ है, हो गया। और ये वाला भी, ये भी हमारा हाँ हो गया। यानी ये वाला ना, यानी कि यही वाला बी वाला होगा, ठीक है। यहाँ क्या दे दिया, बी दे दिया, ठीक। असेसमेंट फॉर लर्निंग में फीडबैक की क्या विशेषता है? तो फीडबैक बताया ना, जे 10 साल बाद बोलेगा तुम फेल हो, तो क्या हालत हो जाएगा फिर। बी नंबर, यह स्पष्ट, विशिष्ट और आगे की कार्रवाई के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है, जैसे अगली बार यह करें। कोई डाउट है? ये बी वाला सही हो गया हमारा। अगला सवाल देखो। सीखने के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, और सीखने का आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग में मुख्य अंतर क्या है? देखो, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सुनो, औपचारिक नहीं होता है, अनौपचारिक होता है। कुछ भी सवाल पूछ देंगे, छोटा बच्चा का भी पूछेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग सीखने के परिणाम पर। इसीलिए ये वाला कहाँ होगा, लास्ट में एग्जाम होगा। और ये वाला कहाँ होगा, ऑन गोइंग होगा। क्या होगा, ऑन गोइंग होगा। बी नंबर ही है, बी दे दिया यहाँ, ठीक। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का उद्देश्य क्या है, ग्रेड मार्क्स दे देना। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब है ज्ञान सिखाना, निरंतर चलेगा, प्रक्रिया के दौरान चलेगा, या छात्र केंद्रित होगा। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, लास्ट का सवाल। चलो, असेसमेंट फॉर लर्निंग का सफल कार्यान्वयन निम्न में से किस पर सबसे अधिक निर्भर करता है? छात्रों के, ये प्रतियोगिता तो नहीं होगा भाई। कक्षा में सुरक्षित और सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण, नहीं होगा। केवल तो हटा ही दो, और कठोरता से पालन भी हटा ही दो। तो क्या आंसर निकला हमारा, डी वाला निकला। पांचों सही हो जी। गया ना? हमेशा समझ रही हो? जी जी। ठीक है, आवाज कम है क्या? अच्छा, तो अब हमारा नया वाला टॉपिक आएगा, ठीक है। ये सब असेसमेंट फॉर लर्निंग का लक्ष्य क्या है, सीखने में सुधार करना। इसका मुख्य उपकरण क्या है, फीडबैक लेंगे, सेल्फ असेसमेंट लेंगे, पीयर असेसमेंट लेंगे, और क्वेश्चनायर करेंगे। भूमिका में इसमें छात्र कैसा रहेगा, एक्टिव रहेगा। ये डेविड और ब्लैक एंड विलियम 1998 में रिसर्च किया था, तब पता चला था, इसीलिए ऐसा करता है। अगला देखो, असेसमेंट फॉर वाला आ गया। अब अगला वाला क्या चलेगा, असेसमेंट ऑफ। तो अगला वाला हम लोग असेसमेंट ऑफ लर्निंग करेंगे। ये क्या आ गया हमारा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का आकलन। तो इसका कोर आइडिया क्या है कि इसका उद्देश्य एक निश्चित समय बिंदु पर छात्र की उपलब्धि को माप, अच्छा, सारांशित करने का मतलब हम बताते हैं। तुमको साल भर पढ़ाया है, और मैथ में कितना फुल मार्क्स होता है, 100। तो भैया तुम 365 दिन में 365 चीज सीखी ना होगी, लेकिन 100 में क्यों डाल रहा है, क्योंकि 100 तेरा जी। सारांश बता रहा है। क्या बता रहा है, 100 सारांश। तो सारांश में रिजल्ट बताने वाला को यहाँ पे लिखा है क्या, सारांशित करना। उसको समरी बोलेंगे, समरी से क्या होगा यहाँ, समेटिव। तो ये सब ट्रिक है याद रखने का। सारांश से बना समरी, और समरी से होगा तुम्हारा समेटिव। और हिंदी वाला कठिन है, ये योगात्मक, योग का तो पता चलते रहो, योग का नहीं निकलेगा, लेकिन समरी, सारांश और समेटिव निकल जाएगा तुम्हारा। तो समेटिव क्या बोलेगा, बच्चा क्या सीख चुका है उसके बारे में। यह मार्कशीट देगा, रैंक देगा, सर्टिफिकेट दे देगा कि अगला कक्षा के लायक आप हैं। देखो, इसका उद्देश्य क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का। यही ना उद्देश्य होता है कि तुमको पढ़ा तो दिए बाबू, तुम पूरा सीखिए कि क्या सीखिए, तेरा लेवल हमको क्या करना है, जांचना है। और यह जरूरी नहीं कि साल में एक बार हो, या एक चैप्टर खत्म होने के बाद होगा, एक सेमेस्टर के बाद होगा, या एक पूरा कोर्स के बाद। जैसे कि आप बीएड हमारा कोर्स है, आज जेटेट वाला ले रहा है, वह कोर्स का ले रहा है एग्जाम।
और हम लोग बीएड जब पढ़ रहे थे तो जो सेमेस्टर देते थे वो किसका था? वो एक एक टॉपिक का था हमारा। इसमें छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन करेंगे, ग्रेड देंगे, अंक देंगे, प्रमाण पत्र देंगे, स्कूल शिक्षक और छात्र की प्रगति के बारे में अभिभावक और प्रशासन को सूचित करेंगे। मिलता है ना भाई रिजल्ट और मार्कशीट। पेरेंट्स मीटिंग होता है ना। जी। और भविष्य के निर्णय का आधार जी। बनाना कि नहीं तुमको हम स्कॉलरशिप देंगे, नहीं तुम डॉक्टरी के लायक हो। जैसे कि एमबीबीएस वाला एग्जाम होता है, नीट और मेडिकल वाला, तब उसमें जो पास करेगा उसी को ना देगा एमबीबीएस का पढ़ाई, बाकी को भगा देता है वो लोग। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखो सीखने का आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो इसमें टाइमिंग क्या होगा? तो यह सीखने की एक इकाई या समय अवधि के अंत में, यानी कि हमारा जब एग्जाम तभी लेगा जब एक पार्ट हमारा खत्म हो जाए, एक कोर्स खत्म हो जाए, या एक यूनिट हमारा खत्म हो जाए। इसमें सुधार का मौका नहीं मिलता है। मेन मेन चीज चर्चा कर दे रहे हैं, बाकी का तुम लोग को वीडियो किस में डाल देंगे? मेल में डालेंगे। किस में डालेंगे? मेल में। तो मेल में तुम लोग क्या करना है, इसका हाँ। स्क्रीनशॉट लेके पूरा लिख लेना। और हम यहाँ मेन मेन चीज का क्या करें, चर्चा करें, ताकि और भी क्वेश्चन को कर सके। तुम लोग कॉपी नहीं ना दिखा रही है ये सबका मूल्यांकन वाला? अब देखो असेसमेंट ऑफ लर्निंग में नेचर कैसा रहेगा? नेचर हमारा जजमेंटल रहेगा, यानी जज कर देगा कि तुम पास की फेल, डिप्टी कलेक्टर की चपरासी। प्रदर्शन का मूल्यांकन करता रहा। अच्छा, अक्सर तुलना करता, तो तुलना तो हम लोग खुद से ही कर देते हैं ना। जैसे कैसे में तुलना, रेफरेंस देकर। जेपीएससी का भी रिजल्ट निकला, तो किसी का रेफरेंस दिया कि आम आदमी को नहीं कलेक्टर बनाएंगे और तुमको हम कलेक्टर बनाएंगे, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो। यह सारांश बता देता है कुल मिलाकर के जो तुम पढ़ी हो। और यह रिपोर्टिंग करता है कि औपचारिक रूप से क्या कर दिया, दर्ज कर दिया, कैलेंडर में निकाल देता है वो लोग। और पीछे मुड़कर देखने वाला, पीछे मुड़कर देखने वाला क्या होता है बता सकती है? तुम साल भर में जा, एक मिनट, कितना पेज नंबर है? 19 पेज नंबर है। तो 19 नंबर इसको हटाओ। 19 पेज नंबर यही ना, 19 पेज। इसी में छोटा रखेंगे, हैंग करेगा इसीलिए। देखो इसमें साल मतलब पीछे मुड़कर देखने वाले के बारे में समझा रहे हैं। एक होता क्या, कोई बता सकती है क्या होता है ये? हाँ, जो पूरा साल भर या एक सेमेस्टर 6 महीना में हम जो पढ़े हैं। जैसे तो सुन बाबू, ये तेरा 1 साल का कोर्स है। इसमें तुम्हारा इतिहास भी रहा, इसमें ज्योग्राफी भी रहा, इसमें पॉलिटी भी रहा, और इसमें तुम्हारा सीडीपी भी रहा, ठीक है। और हम यहाँ पर तुम्हारे एग्जाम ले रहे हैं। कौन सा एग्जाम ले रहे हैं? समेटिव एग्जाम। तो समेटिव एग्जाम लेंगे, तो तुम्हारे पास में तुम यहाँ पर क्या करी हो, बैठी हो। इसके अंदर में तुम क्या हो, बैठी हो। और तुम ना बार बार परेशान होगी। क्यों परेशान होगी? इसलिए परेशान होगी कि तुमसे अचानक से हिस्ट्री का सवाल दाग देगा, फिर ज्योग्राफी भी दागेगा, फिर पॉलिटी भी दागेगा, और फिर लास्ट वाला सीडीपी भी डालेगा। हिस्ट्री मान लो शुरुआत में जनवरी में पढ़ाया था, और सीडीपी मान लो कब पढ़ाया था, ये नवंबर में पढ़ाया था। लेकिन तुमसे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का सवाल दागता है कि नहीं दागता है? सारा न पूछता है, यानी कि तुम पीछे क्या सीखी है सबसे पूछ देगा। इसीलिए इसको कहता है पिछले, पीछे मुड़कर देखने वाला। अब आया समझ में? जी। इसमें क्या लेते हैं, तो देखो स्टैंडर्डाइज टेस्ट का मतलब क्या होता है? इसमें है एक स्टैंडर्ड फिक्स होना। जैसे उसमें मैथ रहेगा, मान लो रीजनिंग रहेगा, मान लो इसमें क्या रहेगा, जीके रहेगा, इसमें क्या रहेगा, जीएस रहेगा। तो तुम्हारा कमजोर बच्चा जो मैथ नहीं मान लो, फिर भी उसको मैथ का देता है कि नहीं देता है? हर एक के लिए समान क्वेश्चन और समान स्तर को रखना को कहते हैं मानकीकृत परीक्षा। और नॉन स्टैंडर्डाइज यानी कि तुम्हारा इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होगा? सर हमको पढ़ा नहीं आता, नहीं आता है, चल एक बता। एक लड्डू और एक लड्डू कितना हुआ? 2 लड्डू, वेरी गुड, जाओ नंबर दे दिए। तो जब हम लोग बच्चे का स्तर को देखते हुए प्रश्न का स्तर को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, वो वाला होगा अनौपचारिक। क्या होगा? अनौपचारिक, और वह मानकीकृत नहीं होगा। और वह किस में जाएगा? असेसमेंट फॉर लर्निंग में। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में
वह मानकीकृत रहेगा, वो बच्चा बुद्धू रहे या बच्चा तेज रहे, सब क्वेश्चन देंगे बराबर। यही वजह है कि सीटेट वाला सारा क्वेश्चन क्या रहता है, बराबर रहता है सभी के लिए, तुम पढ़ो या ना पढ़ो। अंतिम परीक्षा में पूछा जाएगा, अंतिम प्रोजेक्ट में पूछा जाएगा। इसमें फीडबैक याद रखो, दोनों में तुलना कर रहे हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग में फीडबैक हम लोग क्या देते हैं, तुरंत तुरंत न देते हैं। और असेसमेंट ऑफ में हम लोग क्या देंगे, सीमित या विलंबित। विलंबित का मतलब बता रहे हैं। तुम सोचो कि तुम 10वीं का परीक्षा दी थी कब, फरवरी में, और तेरा रिजल्ट कब निकला था, ये अलग जुलाई में, या मान लो मई में ही। तो फरवरी के बीच का जो महीना है, मार्च, अप्रैल और मई, वो लोग क्या किया, उसको लंबित करके छोड़ दिया ना। 3 महीने इंतजार कराया कि नहीं कराया। तो वही वाला है, इसको उसको कहेंगे विलंबित या सस्पेंडेड, यानी फीडबैक तुम्हारा 3-4 महीना बाद देगा। और रेलवे तो 2 साल बाद देता है। और जेपीएससी वगैरह तो 3-3 साल तक देता ही नहीं है। तो उसका कितना दुष्परिणाम निकलता है, यानी फीडबैक हमको क्या चाहिए, तुरंत चाहिए। और ये इसका फीडबैक जो है, वह तुमको परिणाम यानी तुमको तुम्हारा औकात बताएगा कि बाबू तेरा यही औकात है। वह सुधार का कोई भी गुंजाइश नहीं रखेगा। जैसे तुमको 75 मिला, देखो ये लोग में 2-2 नंबर से फेल करता है। कुछ भी मौका देता है इसको, 2 नंबर से फेल करते हुए हम देखे हैं। 2 नंबर से फेल कर गया। छात्र की भूमिका, तो छात्र इसमें कैसा होता है, परफॉर्मर रहेगा। वह परफॉर्म करेगा, आंसर को लिखेगा। शिक्षक की भूमिका, तो शिक्षक की भूमिका इसमें कैसा रहेगा, न्यायाधीश के जैसा, वह जज करेगा। वह फैसिलिटेटर का भूमिका नहीं रहेगा, तुमको गाइड वाइड नहीं देगा। लेना भारती। और असेसमेंट फॉर लर्निंग में टीचर फैसिलिटेटर रहता है, बीच बीच में उसको समझाता है और डाउट को भी दूर करेगा। लेकिन इसमें कुछ नहीं, इसमें खाली वह जज करेगा और रिपोर्ट करेगा। किसका रिपोर्ट करेगा, उसका प्रदर्शन का, उसको ग्रेड देगा। परिणाम का चयन कहाँ होता है, अगला क्लास में जाने के लिए, अगला कहीं प्रवेश ले रही है या कोई जवाबदेही, जैसे तुमको पास कर गई जेपीएससी, तो तुमको क्या बना दिया, डीसी बना दे रहा है। तो डीसी बना के क्या बोल रहा है कि रात में घूमिएगा, एक जवाबदेही दे देगा कि फलाना फलाना जगह आपको ये तय करना है। उदाहरण में देखो, हम कई बार बता चुके हैं कि 10वीं का बोर्ड का परीक्षा किसमें डाला जाएगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। सेमेस्टर के अंत वाला या इतिहास का कोर्स, रिसर्च पेपर जो भी है, या कंप्यूटर कोर्स का फाइनल प्रोजेक्ट, ये सारा कितना सारा एग्जाम्पल, एक काफी है क्या। अब चलो कुछ झाड़ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। सीखने का असेसमेंट ऑफ लर्निंग पे है ना, 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। देखो, तत्काल सुधार वाला जानती किसमें चला जाएगा, और में चला जाएगा, है ना। छात्र के सीखने का परिणाम का मूल्यांकन करना और ग्रेड अंक देना, ये एकदम बी वाला ही होगा सही। यहाँ पे भी क्या दे दिया, बी वाला दे दिया है। तुम लोग को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना, छोड़ दे रहा है। निम्न में से कौन सा असेसमेंट ऑफ लर्निंग का उदाहरण है, तो यहाँ से आंसर दिख गया, इसलिए डायरेक्ट आंसर पे आ जा रहे हैं। कक्षा में चर्चा के दौरान प्रश्न पूछना, ये तो असेसमेंट फोर में जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा और परिणाम, यानी ये क्या चला जा रहा, ऑफ में चला जा रहा है, यही वाला सही हो गया। समझ में आ रहा है मोनिका। 2 के बाद में 3 है ना। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक की क्या भूमिका है। तो भैया फीडबैक तुमको पता, छात्र को तुरंत बताएगा क्या, ये तो तुरंत नहीं बताएगा। छात्र की तुलना सहपाठी से तो ये नहीं करेगा। अंक और ग्रेड के माध्यम से प्रदर्शन का सारांश देना, तो यही तो सारांश ही तो दे रहा है, यानी सी वाला ही होगा। डेटा हटाओ इसको, कौन सा सी है। ये अंतिम प्रदर्शन में देता, सूचित करता है, ये जजमेंटल होता है, याद रखना। और यह कैसा रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा यह। क्वेश्चन नंबर 4, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग का मुख्य अंतर क्या है। अरे भैया, असेसमेंट ऑफ लर्निंग अवधि के अंत में किया जाता है, और असेसमेंट फॉर लर्निंग निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सी वाला हो गया।
इस तरह का नोट्स अच्छा लग रहा है, हल्का सा पैराग्राफ और 5-5 क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ रहा है ये। इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में रहेगा बन जाएगा क्वेश्चन, अगर सारा रखी होगी नोट्स तो। हमेशा कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग देखो। ऑफ वाला लर्निंग कब होगा? सत्र का खत्म होने का लास्ट वाला में होगा। परिणाम का क्या करेंगे? मूल्यांकन, ग्रेड और रिपोर्टिंग। असेसमेंट फॉर कब करेंगे? ये ऑन गोइंग रहेगा, डेली चलेगा या, और इसमें हम लोग सुधार लाते हैं। अच्छा, दोनों का समय में अंतर है, जानती कैसे? असेसमेंट फॉर लर्निंग बीच बीच में हो लेंगे, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहाँ लेंगे? सबसे लास्ट में लेंगे। और लास्ट। उद्देश्य देखो, असेसमेंट फॉर लर्निंग का उद्देश्य क्या है? बच्चों को ज्ञान बढ़ाना। और इसका ऑफ का क्या है उद्देश्य? कि तुमको तुम्हारा औकात बताना, कि तुम कितना के लायक हो। 90 नंबर, 100 नंबर की 20 नंबर, एक में ज्ञान बढ़ाना और एक में ग्रेडिंग देना। अच्छा, लास्ट सवाल बचा ही रह गया है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? 3 नंबर पर। बी ही होगा। शैक्षिक संस्थान अभिभावक और छात्रों को सर्टिफिकेट, प्रमाण दे देगा और जवाबदेही प्रदान कर देगा कि तुम फेल हो जाओ और अच्छा से पढ़ के आओ। या प्रमाण दे देगा तुम पास कर गए हो, जाओ तुमको डीसी का क्या बना रहे हैं, जवाबदेही दे रहे हैं। लड़का खुश हो गया, तुम कलेक्टर बन गए। तो ये बताओ कि अब हम लोग जो है कुछ तुलना करके देख लेते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग में। तुम लोग कॉपी में बनाएगी तो इसको जो तो हम लोग फुल स्क्रीन करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे लाइन डालना भूल गया है ना। कहाँ से कैसे लाइन डालोगे मालूम है ना? ये वाला ऐसे कर लेना बस। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में उद्देश्य क्या है इसका? परिणामों का मूल्यांकन। इसका उद्देश्य क्या है? सीखने की प्रक्रिया में सुधार। अच्छा देखो, ये वाला तुम्हारा, ये प्रकार कैसा है? तो ये समरी, सारांश बता देगा, और यह फॉर्मेटिव होगा। ये वाला असेसमेंट ऑफ लर्निंग हमारा कब होगा? अंत में। और असेसमेंट फॉर लर्निंग निरंतर चलेगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वह फीडबैक देता है, किस रूप में? अंक या ग्रेड के रूप में। लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग में जो फीडबैक मिलता है वह क्या? आगे क्या करें, वह मार्गदर्शन है। व्याकरण सुधार लो जी, दशमलव वाला सुधार लेना। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में उदाहरण क्या है? बोर्ड का परीक्षा, फाइनल टेस्ट। और असेसमेंट फॉर लर्निंग का उदाहरण क्या है? क्विज या सेल्फ असेसमेंट। तो हम इतना ही उदाहरण से क्या संतुष्ट हैं हम? तो थोड़ा सा छोटा ही कर ले क्या? रुकना एक मिनट, ये हैंग कर सकता है इसीलिए। अच्छा, आवाज प्रोजेक्टर नहीं लगाया है, बहुत डिस्टर्ब करता है ये। डेली कुर्सी उधर से इधर लाती है, अभी तो 3-4 बार हो चुका। तो जरा सा भविष्यवाणी कर और बताओ कि अभी हम लोग सबसे पहले असेसमेंट फॉर कर लिए, और उसके बाद में हम लोग असेसमेंट ऑफ कर लिए। अब तीसरा वाला क्या करेंगे? असेसमेंट एज करेंगे। ये वाला अब हमारा चलेगा, असेसमेंट एज लर्निंग। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सीखने के रूप में आकलन। तो देखो, सबसे पहले इसका कोर आइडिया क्या है? कि आकलन प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया बन जाती है। ये नहीं समझ में आएगा, अभी हम बता रहे हैं कैसे। मान लो मेरे पास में भारती है, कौन है भारती? ये बोली ना कि सर हमको दशमलव वाला बता दीजिए ना, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम वहां पर अमीषा है, अमीषा को बोलेंगे अमीषा जाकर के भारती को अपने बगल में बिठाओ और जाकर के उसको दशमलव वाला थोड़ा सा बता दो। तो हम आकलन कर रहे हैं अमीषा का, क्या अमीषा सकती है कि नहीं सकती है। और अमीषा अगर रिसक रही है भारती को बताने में, तो अमीषा का तो अच्छा हो ही गया, और भारती का भी अच्छा हो गया, और हमारा एक ही चुटकी में दोनों का क्या हो गया? ज्ञान का काम अर्जन हो हो गया। गया। तो ये वाला कौन किसको बताया है? ये असेसमेंट एज लर्निंग, यानी तुम असेसमेंट तो कर रही है लेकिन क्या कर रही है? खुद से सीख रही है। और ये चीज गौर से देखना, जो टॉपिक तुम दूसरे को पढ़ाएगी ना वो टॉपिक तुम्हारा ज्यादा अच्छा हो जाएगा, समझ में आ जाता है। जी सर। तो इसमें छात्र निष्क्रिय तो नहीं ना रहेगा, क्या रहेगा? सक्रिय रहेगा। अच्छा, जब सब। असेसमेंट एज लर्निंग रहेगा तो तीन चीज का याद रखना, कि वह सेल्फ कंट्रोल रहेगा, यानी कि खुद से एक नियम बनाएगा, क्या? कि हमको 4 बजे सुबह में क्या करना है? उठ जाना है। उसके बाद वह आजाद ही रहेगा। कैसा आजाद? नहीं, सबसे पहले तो हम मैथ करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे? सीडीपी करेंगे। मम्मी पापा या कोई भी टीचर दखल देगा क्या?
वह कैसा रहेगा? ऑटोनॉमस रहेगा। ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि तुमको दूसरा इशारा करेगा तब तुम अपना चलोगे। और सॉरी, ऑटोनॉमस वो नहीं होता है। ऑटोनॉमस का मतलब है कि दूसरा का इशारा का हमको जरूरत नहीं, हम अपनी मर्जी से क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो कोई भी लड़का जो डायरी मेंशन करता है या लड़की मेंशन करती है, खुद का टाइम टेबल जब बनाती होगी, तो सुबह का विषय खुद सोचती होगी, मम्मी पापा तो नहीं बताते होंगे। दोपहर का विषय खुद रखती होगी, रात का विषय खुद रखती होगी। तो तुम्हारा क्या होगा, सेल्फ रेगुलेट भी कर ली, सेल्फ कंट्रोल भी कर ली, और सेल्फ डायरेक्टेड भी करी, यानी खुद को निर्देशित भी करी। और तुम्हारा ये सब क्या है, ऑटोनोमस है, स्वतंत्र है। तुम किसी के इशारे से पूछ नहीं रही हो। ये सब किस में आएगा, असेसमेंट एज में आएगा। तो असेसमेंट एज लर्निंग में अब हम लोग देखते हैं इसका पर्पस क्या है। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने के लिए क्या बनाना, जिम्मेदार बनाना। अच्छा, इसमें होता है मेटा कॉग्निशन, एक होता है कॉग्निशन यानी कि लर्निंग, और एक होता है हाउ टू लर्न, यानी कि सीखने के लिए सीखना। हमारा क्या है, मेटा कॉग्निशन। ऐसे ये सब नहीं समझ आएगा। मेरा उदाहरण समझो, हम तुमको बोलेंगे कि भारती आओ और आज हमारे यहाँ तुम क्या करो, पनीर बनाओ, बहुत अच्छा। तो तुमको पनीर जो है सो सीखना है, और तुम ना यूट्यूब उठा ली है, यूट्यूब से उठा रही है, और उसको देख देख के क्या बना रही है, पनीर बना रही है। तो तुम क्या कर रही हो, स्वयं सीख रही हो। किससे, यूट्यूब से। तो तुम सीख, पनीर बनाने के लिए तुम सीख रही हो यूट्यूब से, यानी सीखने के लिए सीख रही हो। यही है तुम्हारा क्या, मेटा कॉग्निशन। जैसे सुन, और एक एग्जांपल तुमको समझ में नहीं आएगा, सीखने के लिए सीखना मेटा कॉग्निशन कैसा है। जैसा मान लो हम तुमको एकदम बीच ना नदी में, कई बार देखा, वो न्यूज में दिखा रहा था, किसी की वाइफ भी अपने हस्बैंड को बोली कि हमको सेल्फी खींचना है, और डैम में धक्का दे दिया, हस्बैंड उसका गिर गया, अब पानी में बहता चला गया, उसकी बीवी खुश हो गई कि वो तो मर गया। ऐसा सही का केस है। और उसका हस्बैंड जो है सो पानी का बहाव जाते जाते एक बालू का टीला मिला, तो वहां जाकर अटक गया। चारों तरफ पानी है, और वो भागलपुर का ओवर ब्रिज है, और वो बेचारा क्या करे, चिल्ला रहा था, आवाज नहीं जा रहा था, अपना शर्ट को हिला करके चिल्लाया जा रहा है, बचाओ बचाओ। बहुत देर बाद गाड़ी कोई को रोका, तब ख्याल आया, ध्यान से, तो भीड़ लग गया। भीड़ लग गया ना, तो अब उसकी बीवी जो भागने वाली थी वो ना नाटक करने लगी, रोने का, कि मेरे हस्बैंड हैं वहां, उनको बचा लो बचा लो। अब उस आदमी का आवाज नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी पत्नी का आवाज अब सुनाई दे रहा है राहगीर को। उसकी पत्नी खुद बोल रही है कि मेरे हस्बैंड वहां डूब गए हैं, बचा लो। आदमी लोग नाव वाव को बुलाया, ऐसे जैसे तैसे करके बचा लिया उसको। जब पुल के ऊपर चढ़ाया है, तो पब्लिक को बोलता है हस्बैंड की मेरी बीवी ही है, जो सेल्फी लेने के बहाने क्या करी, धक्का दे दी। अब मेटा कॉग्निशन यहाँ पे कैसा है बता रहे हैं। वह जब पानी में धक्का दिया है, और वह जब बाढ़ में मर रहा है, तो वह जिंदा रहने के लिए ऐसा कोई किताब पढ़ा क्या, प्रैक्टिस किया था क्या, नहीं करा था, जान बचाने के लिए तुरंत सीखा। तो वो कौन काम किया, उसका मेटा कॉग्निशन काम किया। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, मान लो तुमको अचानक से देखना कि एक ही महीना में कोई पढ़ के पास कर जाता है, कोई सालों भर पढ़ता है पास नहीं करता है। किसी का तैयारी पे देखो तो वो बोलेगा हम तो एक ही महीना पढ़े थे, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़े थे। तो भाई एक ही महीना में वह क्या क्या सीख लिया, हमको कैसे सफल होना है, अब वह क्या हुआ, सफल हो गया। वही हो गया हमारा क्या, मेटा कॉग्निशन। और भी उदाहरण, जैसे मैथ मैथ का हम तुमको टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे थे, कुछ कुछ सवाल नहीं बन रहा है, तो अगर जिसका मेटा कॉग्निशन डेवलप कर गया, वो सोचेगा क्यों नहीं बन रहा, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। वह मेरे पास नहीं ही आएगा 2 दिन, खुद से प्रैक्टिस करके लास्ट में हल को क्या करेगा, ढूंढ लेगा। या यूट्यूब में जितना भी ट्रिक वाला क्वेश्चन देखते हो, जो मैथमेटिशियन पढ़ाता है, तुमको क्या लगता है वो किताब में मिलता है ट्रिक, या हम ही जो नाम दिए हैं लाला ट्रिक, ये लाला ट्रिक है, वो किताब में मिलता है? नहीं, वो खुद से सीख लेते हैं सोच सोच करके कि कैसे हमको शॉर्टकट में बनाना है। वो क्या होगा, मेटा मेटा कॉग्निशन। तो इसमें छात्र सीखने के लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, साथ ही साथ अपनी प्रगति की निगरानी करेंगे, और आगे की रणनीति बनाएंगे ताकि उनको सफलता मिले। यह आजीवन सीखने के कौशल को क्या करता है, बढ़ावा देता है। क्या, असेसमेंट एज लर्निंग। अब इसका टाइमिंग गौर से सोचो, असेसमेंट फॉर लर्निंग हमारा क्या है, ऑनगोइंग है, प्रक्रिया के दौरान चलेगा। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग हमारा लास्ट में चलेगा। तो असेसमेंट एज लर्निंग कब चलता है भैया, तो यह दोनों में चलेगा, सीखने की प्रक्रिया के दौरान और बाद में भी। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, तुम लोग आज से कुछ साल पहले 10वीं पास की होगी, तो 10वीं में तो पढ़ती ही थी, आज तुम लोग कॉलेज भी ना पास कर गई हो, और उसके बावजूद भी तुम 10वीं वाला गणित पढ़ रही हो कि नहीं पढ़ रही है।
तो प्रक्रिया खत्म होने के बावजूद भी ना तुम्हारा लर्निंग प्रोसेस चालू है, यानी कि जो सेल्फ असेसमेंट होता है, असेसमेंट एज लर्निंग वाला, वो तुम उस समय भी पढ़ेगी और खत्म होने के बाद भी पढ़ेगी वो। ये हमारा कंटिन्यूअस और इंटरनल प्रोसेस खुद से पढ़ते रहेगी। इसका नेचर कैसा होता है, तो यह चिंतनशील होता है। जो सेल्फ स्टडी होगा वह कैसा होगा, रिफ्लेक्टिव, चिंतनशील होगा। तुम विचार और कार्य में खोई रहोगी और अपना टारगेट को पूरा करोगी। दूसरा कि यह मैनेज कौन करेगा, बाहरी आदमी, तुम्हारा अंतरात्मा करेगा, यानी सेल्फ मैनेज होगा। यह अपनी मर्जी की मालिक होगा, खुद से मैनेज करके पढ़ोगी। तीसरा, यह रूपांतरकारी होगा। रूपांतरकारी का मतलब है कि तुम सीखते सीखते ही तुम क्या करोगे, अपने ज्ञान का अर्जन करोगे। और जब तुम ज्ञान का अर्जन करोगी तो पहले जो है, तुम्हारा अर्जन के पहले तुम्हारा चेहरा क्या है, उदास है कि कैसे हम बनाएंगे। और जब तुम्हारा उसका ट्रिक मालूम चल जाएगा तो वही तुम्हारा चेहरा कैसा हो जाएगा, मुस्कुराता हुआ कि अब हम क्या करें, सीख लिए। तो तुम्हारा क्या हो रहा है यहाँ पर, रूपांतर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और यह ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस मतलब कोई टीचर और कोचिंग वाला तुमको गाइड नहीं करेगा, तुम खुद पे ही निर्भर करोगी। यही वजह है कि बहुत लोग खुद से ही करके निकाल लेता है और कोई लोग नहीं निकाल पाता है। तो ये सब हमारा टॉपिक क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग। जिसका ये वाला ज्यादा अच्छा होता है वह बहुत जगह हम देखेंगे, इसको कोचिंग का जरूरत नहीं पड़ता है। जो आजकल एक फैशन चला है ना, क्या नाम है, लाइब्रेरी ज्वाइन करने का। तो लाइब्रेरी जो ज्वाइन कर रहा है, खुद से पढ़ रहा है, वो किसमें चला गया, असेसमेंट एज लर्निंग में चला गया। इसका देखो विशेषता क्या है, तो इसका आकलन कोई कोई टीचर वीचर नहीं करेगा, वह क्या करेगा, खुद से करेगा। अच्छा, रूब्रिक्स का मतलब समझा देते हैं। रूब्रिक्स क्या होता है, रूब्रिक्स का मतलब जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि हम एक कॉलम बना दिए, यहाँ पे क्या, ईवीएस, यहाँ पे क्या बना दिए, मैथ, यहाँ पे क्या बना दिए, सीडीपी, यहाँ पे क्या बना दिए हम लोग, पेडागोजी, यहाँ पर हम लोग लिख दिए हिंदी, और यहाँ पे लिख दिए इंग्लिश। और रूब्रिक्स बनाएंगे कि हमको डेली ना एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना था। ईवीएस हुआ, हाँ हुआ, सीटीपी हुआ हुआ, पेडागोजी हुआ हुआ, मैथ, अरे सर तो मैथ ही नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी तो रोक दिए हैं। ये वाला हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये हम लोग क्या करें, रूब्रिक्स बना के डेली चेक करेंगे। तो डेली चेक करते हैं, जिसका असेसमेंट एज लर्निंग होता है, तो डेली चेक करेगा तो डेली देखेगा, अच्छा ये वाला पढ़ाई नहीं हो रहा, यानी इसको हमको खुद से पढ़ना है, ये वाला खुद से भी करना है, ये वाला हमको खुद से करना है। इससे हमको टारगेट मिल जाएगा और लक्ष्य की प्राप्ति में हमको सुविधा होगा। अब इसका कैसे कैसे होता है, दूसरा, सहकारी में आकलन, इसे पीयर असेसमेंट करवाते हैं। पहले से कोई टॉपिक ले लेंगे, और टॉपिक में ले लेने का अपना दो चार को दोस्त को बिठा देंगे, बोलेंगे चलो इस पे तुम बोलो, इस पे हम भी बोलेंगे। तो ग्रुप डिस्कशन होता है, तो ग्रुप डिस्कशन में पीयर असेसमेंट हो जाएगा हमारा, खुद भी इसमें सीखेंगे। तीसरा वाला देखो, हम लोग क्या देखते हैं उसमें, लर्निंग लॉग्स या जर्नल्स। तुम लोग पता नहीं है, अपने जमाने में डायरी लिखती थी स्कूल में, डेली का अपना, कि हम क्या टारगेट किए, क्या पाए, क्या खोए, कितना होमवर्क बनाए। नहीं लिखवाता होगा स्कूल में, ऐसा लिख अब बंद हो गया होगा। तो यहाँ ना डेली ना लड़का या लड़की या जो स्टूडेंट है, वो खुद से लिखता है अपना पर डे का डायरी, कि आज हमारा जो टारगेट था, कैसे तुम लोग को तो हम लिखवाए होंगे यहाँ पे कि 60 चैप्टर है और हमारा 60 दिन है, यानी एक चैप्टर में एक दिन खत्म करना। नहीं कराए थे पिछले बार, ऐसा करके ही तो हम लोग खत्म किए थे, तुम छोड़ दिए थे, तुमको नहीं मालूम है। हम ही लोग पिछला कोचिंग में जो 3 महीना में रिजल्ट दिए थे, ऐसा टारगेट बना लिए थे, पूरा चैप्टर गिन लिए, कितना चैप्टर, 60 चैप्टर, कितना दिन है, 60 दिन है। तो एक दिन में हम लोग वहाँ 3 चैप्टर किया करते थे। और हमारा टाइमिंग वहाँ पे क्या था, 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक लगातार पढ़ाते थे, बाकी का 1-2 घंटा हम लोग प्रैक्टिस करते थे। तो ये हम लोग कैसे, ये हमारा जर्नल्स में जाएगा, नियमित रूप से लिखते हैं कि मैंने क्या सीखा, कैसा सीखा, क्या समझा और क्या नहीं समझा, और आगे हमको क्या करना है। इसी के अनुसार नोट्स में हम लोग क्या डाल रहे हैं, 5-5 एमसीक्यू डाल रहे हैं, ताकि तुमको समझ में आए। अगला वाला देखो, इसका और भी असेसमेंट एज लर्निंग में और कैसे कैसे करेंगे, हम लोग लक्ष्य का निर्धारण कर लेंगे और प्रगति का निगरानी करेंगे। गोल सेट कर लिए ना भाई कि हमको जेटेड निकालना है तो निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि किसी का सोशल साइंस है, या किसी का मान लो साइंस है, तो खाली एक विषय होगा, कि एक के साथ दूसरा भी पढ़ना होगा, फिर क्या करना होगा, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और फिर छठा। डेली ना एक एक को बनाना, हर टिक लगाना है कि रात में आज हमारा इस विषय में हुआ, हाँ हुआ, इसमें नहीं हुआ तो क्रॉस करो, तब ना अपना पता चलता है। इसमें लक्ष्य बनाएंगे और प्रोग्रेस का क्या करेंगे, खुद से मॉनिटरिंग करेंगे। और देखो, सोचने के ढंग को सुनना, थिंक अलाउड। तुम चिल्ला चिल्ला कर करती हो, जोर जोर से बोलती है, ये सब में जब पढ़ेगी घर पे ही सीडीपी या पेडागोजी वगैरह को, नहीं करती, मन ही मन पढ़ लेती है।
ठीक है, इसमें मुख्य विधियां में सोचने के ढंग को सुनना भी है। जैसे कुछ नहीं समझ में आ रहा, 2 बार 3 बार हम लोग बोल देते हैं ना, बोल करके उस लाइन में करेंगे तो हमको समझ में आता होता होगा, सबके साथ ऐसा होता है। पोर्टफोलियो रिफ्लेक्शन, अपने जैसे हम दूसरा का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो अपना भी पोर्टफोलियो बनाएंगे ना। अपना पोर्टफोलियो बना करके हम लोग अपना मंजिल को क्या करेंगे, चयन कर लेंगे, हमको जेटेट निकालना है, और उसी पर ना टिप्पणी करेंगे कि हमारा लक्ष्य था आज एक दिन में इतना चैप्टर, क्या खत्म हुआ नहीं हुआ, कैसे खत्म करेंगे, ये करेंगे। ऐसा हो गया हमारा। अब इसमें आ गया तुम्हारा फीडबैक। तो फीडबैक हमारा कौन देगा भाई, खुद ना देंगे। तो सेल्फ जनरेटेड फीडबैक तुम्हारा अंतरात्मा कहेगा बाबू पढ़ लो, भले दुनिया वाला नहीं जान रहा, हम जान रहे, तुम फांकी मारा। यानी तो बोलेगा अरे आज 3 घंटा मोबाइल चला दिया, आज तो बहुत गड़बड़ हो गया, आज तो कुछ नहीं पढ़े हैं। तो ये कौन कहेगा, टीचर को मालूम है क्या 3 घंटा मोबाइल चलाए हो? पेरेंट्स को मालूम है क्या? पेरेंट्स जब भी फोन करें क्या हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है, हाँ पढ़ाई हो रहा है, जबकि हमको मालूम है कि हम 3 घंटा मोबाइल में लगा देते, कौन असेसमेंट करेगा? सेल्फ असेसमेंट करेगा, वही दिल बोल देगा क्या कि नहीं नहीं ये तो बहुत ज्यादा हो गया, हमको मोबाइल कम चलाना है। और तुम्हारा फिर सहकर्मी वाला भी असेसमेंट होगा, पीयर फीडबैक भी होगा। यहाँ दो को फीडबैक बता दिया क्या, सेल्फ, और दूसरा हमारा क्या हो गया, हमारा पीयर। पता अभी प्रोजेक्टर लगाए रहता कितना दिक्कत होगा, लाइन अभी तक नहीं दिया। अब इसमें छात्र की भूमिका में क्या रहेगा भाई, तो छात्र हमारा क्या होगा, सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर रहेगा ना। कोई लोग खुद से ही गाइड हो जाएगा, और कई लोग खुद से गाइड नहीं हो पाता। और इसमें वो क्या होगा, असेसर्स होगा, यानी खुद ही आकलन करेगा। कई लोग पढ़ने के पहले, यहाँ आने के पहले दिल कहता है कि इस बार हम जेटेड निकाल लेंगे, और कई लोगों का दिल कहता है कि भले तो जा रहे हैं लेकिन इस साल तो मेरा नहीं निकलेगा। यानी वो क्या कर रहा है, खुद ही आकलन कर रहा है। और ये लोग जब आकलन करेगा तो रणनीति भी खुद बनाएगा, और उसी के अनुसार खुद को क्या करेगा, समायोजित भी करेगा। शिक्षक की भूमिका, तो शिक्षक चुपचाप से बेचारा क्या रहेगा, कोच, मेंटर या फैसिलिटेटर। अब देखो यहाँ रिजल्ट, इसका रिजल्ट जब आएगा तो कैसा करेंगे, तो इसका रिजल्ट में मुख्य रूप से छात्र जो है स्वयं के सीखने को और क्या करेंगे, गहरा करेंगे। वो खुद को समझेंगे और खुद को क्या करेंगे, निर्देशित करेंगे। यह छात्र के आंतरिक सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है, बढ़ावा देता है। कोई है ऐसा जिसको नहीं आ रहा समझ में? मोनिका, आ रहा है। अब एग्जाम्पल में देखो, एक प्रोजेक्ट तुमको दे दिया गया है, मान लो बीएड की थी ना, तो कुछ तो ताजमहल दिया होगा बनाने के लिए, हल्का फुल्का कुछ भी। तो जब तुम बनाई हो, तो बनाने के बाद जब तुम वहां जमा कर रही है, तो जमा करने के समय में क्या लिखती है, हल्का सा पैराग्राफ लिखती है ना। और दूसरे का भी देखेगी तो खुद का प्रोजेक्ट को देख के तुलना करेगी, अरे वो तो हमसे यहाँ पे अच्छा कर गया, अच्छा हमको भी यहाँ एक सितारा डालना चाहिए था, यहाँ हमको भी 2 बल्ब डाल देना चाहिए था। तो कहाँ सुधार कर सकते थे और अगली बार हम क्या करेंगे, ये सब किसमें आ रहा है, असेसमेंट एज लर्निंग में। जैसे कि कुछ समूह कार्य हम लोग प्रोजेक्ट देते हैं ग्रुप में, तो ग्रुप में प्रोजेक्ट देते हैं तो रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं, और उसमें क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं। तो इससे बच्चा क्या है कि वह प्रक्रिया को सीखा, आपस में सहयोग करना सीखा, और प्रभावी फीडबैक कैसे लेना और देना का करना है। देखो ये लर्निंग जर्नल का मतलब सीधा समझो, जो डायरी हम लोग लिखा करते थे स्कूल के टाइम में, जो लिखवाती थी मैडम, वही ला डायरी है। डायरी कि क्या मैं अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा हूँ, बढ़ नहीं रहे हैं तो क्या करना चाहिए, और कैसे हमको और योजना अच्छा बनाना चाहिए, वही लर्निंग जर्नल है। अब तो ये सब बंद हो गया है, ये सब अब स्कूल में ही नहीं चलता है ये वाला। जैसे कि मान लो गणित की समस्या हल करने के बाद छात्र अपनी प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लिखता है कि उन्होंने समस्या को कैसे समझा, कौन सी रणनीति अपनाई, और क्या काम किया और क्या नहीं। ये सब इसलिए बंद हो गया है क्योंकि यह टाइम टेकन है। क्या है, टाइम टेकन, सिलेबस ही नहीं पूरा होगा, देखे हो ना आजकल। सिलेबस पूरा करेगा कि ये सब चीज करेगा। हाँ असेसमेंट एज लर्निंग होता है, हाँ दोस्त दोस्त लोग ही खुद से ही कर लेता है। या मैक्सिमम जो स्टडी होता है आजकल, बच्चा कोचिंग कोचिंग के बाद घर में आता है, वो क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग ही तो है, सेल्फ स्टडी वाला। अब आ जाओ 5 क्वेश्चन के लिए। सीखने के रूप में आकलन यानी असेसमेंट एज लर्निंग का मुख्य फोकस क्या है, तो छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाना। ग्रेड देना किसमें चला जाएगा, ऑफ में। शिक्षक के प्रदर्शन का, ये तो शिक्षक का प्रदर्शन का तो होता ही नहीं है। पाठ्यक्रम का प्रभावशीलता, ये सब टीचर का काम ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा के लिए रेडी रहो।
निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि असेसमेंट एज लर्निंग का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो देखो, सबसे जहां आत्मचिंतन आ गया ना, और तो डायरी जहां आ गया वो किस में आ गया? असेसमेंट एज में आ गया। चुपचाप से समय बचाते हुए हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन में भाग जाएंगे। तो चलो महोदय, अगला क्वेश्चन का दर्शन कराओ। क्वेश्चन नंबर 3। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में मुख्य अंतर क्या है? देखो, असेसमेंट एज लर्निंग में छात्र सीखने के लिए आकलन का उपयोग करते हैं, जबकि असेसमेंट फॉर और असेसमेंट ऑफ में क्या करते हैं? शिक्षक करते हैं। याद करो, दोनों चीज एकदम सही बोला। फॉर में भी टीचर में करेगा और ऑफ में भी टीचर करेगा, लेकिन असेसमेंट एज में कौन करेगा? छात्र करेगा। तो यही ही सही जवाब होगा। तुम लोग के अनुसार कौन सा जवाब था? यही था। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब ए। तुम लोग भी पास होते जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4। असेसमेंट एज लर्निंग में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो एज में जहां आया आत्म मूल्यांकन, वहीं पे टिक मार देना है। आत्म मूल्यांकन के लिए उपकरण और रणनीतियां प्रदान करना, ये वाला बी में आ गया। अच्छा, ये रैंकिंग वाला किस में जाएगा, बता सकती है? ऑफ में। केवल व्याख्यान देना तो हटा दो छात्र, ये तो त्रुटि फ्रूटी तो ऐसी हटा देना। अब तो बहुत सारा तुम लोग को आइडिया मिल रहा होगा कैसे हमको सही नंबर पकड़ना है। बी वाला सही जवाब है यहाँ पे, है ना? अब आज का लास्ट सवाल। लास्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। कहाँ गया लास्ट सवाल? धीरे धीरे। बस। असेसमेंट एज लर्निंग का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक लाभ क्या है? हाँ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल होता है ये। तो आज तुम लोग क्या क्या सीखी? असेसमेंट ऑफ सीखी, असेसमेंट फॉर सीखी, और असेसमेंट एज सीखी। और हरे इससे कितना क्वेश्चन कराया? 5। इससे कितना कराया? 5। और इससे क्या कराया? 5। तो 15 क्वेश्चन हम लोग का देखते देखते हो गया और चैप्टर बेहतरीन तरीके से हमारा खत्म हो गया। लेकिन कॉपी दिखाओगी तो तुम्हारे लिए 50 क्वेश्चन रेडी रखे हैं। प्रैक्टिस करा देंगे कब? जब कॉपी नोट्स बनाएगी तब। है ना? 50 क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन आओ यहाँ पे करके देख लेते हैं हम लोग। अच्छा छोड़ो, एक दो क्वेश्चन कुछ ना, हम लोग सारांश कर लेते हैं, समेटी कर लेते हैं। समेटी वाला जरूर सब कॉपी में लिखना। अभी जो चार्ट दिखाने जा रहे हैं उसको कॉपी में हर हाल में लिखना ही लिखना है। जी। देखो, ये रहा हमारा प्यारा सा चार्ट। इसको हम लोग क्या करेंगे, जूम कर देते हैं, क्योंकि अगर हमारा कंप्यूटर हैंग भी करेगा तो कोई दिक्कत अब नहीं है। मेन चीज तो हमारा खत्म हो गया। अच्छा, एक ही मिनट है ना, तो एक ही मिनट है तो ये वाला चार्ट को स्क्रीनशॉट ले लेना। वीडियो जाएगा ही। एक ही मिनट बचा हुआ है हमेशा। जी। स्क्रीनशॉट ले लेना। मेल आईडी जो लड़की प्रेजेंट है वो क्या करेगी, डाल देना। इसका जी। ले लो। और इसमें इसमें यही चीज है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होता है? हमारा सीखने में सुधार करेंगे। ऑफ में क्या करेंगे? आकलन करेंगे। और एज में क्या करेंगे? खुद से दे करेंगे।